हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान और यूएसए के बीच मेजर एस्केलेशंस हो गए हैं और पिछले 2 दिनों से उसमें कुछ फर्दर ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं, फर्दर एस्केलेशंस हुए हैं जो मार्केट को बड़ा इम्पैक्ट मार्केट पर ला सकते हैं। तो समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वहाँ पर हुआ और मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से सिचुएशन नॉर्मलाइज हो रही थी, एमओयू साइन हो गया था, फाइनल पीस डील के लिए बातचीत चल रही थी, क्रूड के प्राइसेस भी गिर रहे थे, सब कुछ कंट्रोल्ड दिख रहा था, पैनिक कम होता हुआ दिख रहा था, मार्केट्स ऊपर जा रहे थे। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे ये एस्केलेशन पैदा हुआ। तो हुआ ये कि अमेरिका ने हॉर्मूज में एक रूट बनाया और ओमान के साइड से एक रूट बनाया और कहा, बाकी कंट्रीज़ को उकसाया कि आप अपने शिप्स को इस रास्ते से भेज सकते हैं, हम प्रोटेक्शन देंगे और ईरान भी ऑन बोर्ड है। तो जब शिप्स वहाँ से जाने लगे तो ईरान को ये नामंजूर था, क्योंकि ईरान के लिए हॉर्मूज उसका एक बार्गेनिंग चिप है, बिना हॉर्मूज के ईरान को कोई नहीं पूछेगा। उन्होंने इस पर आपत्ति जताई और उन शिप्स को अटैक किया, 3 शिप को अटैक किया, कुछ यू टर्न लेके भाग गए। अब इसका अमेरिका ने रिएक्शन दिया, तो अमेरिका ने करीब 60 टारगेट्स ईरान को के हिट किए। उसमें सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी थे और ऑयल फील्ड्स भी थे, पूरी तरीके से वहाँ पर अटैक किया। अब सोचने वाली बात यह है कि देखिए, ऑलरेडी यहाँ पर उनका डिस्कशन चल रहा था ईरान के साथ। वो चाहते तो छोटा मोटा अटैक करके, एक सिंबॉलिक अटैक करके वहाँ पर अपनी आपत्ति जताते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वायलेशन है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो ये बताता है कि अमेरिका बेशक अभी दिख रहा है कि थोड़ा मैं पीछे हट रहा हूँ, सीज़फायर की बात कर रहा है, लड़ाई की रोकने की बात कर रहा है, लेकिन वो छोड़ने वाला नहीं है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर आप इस स्केल का अटैक देखें, इस वॉर जो अटैक किया गया उसके स्केल को देखें, काफ़ी बड़ा था। तो जब से ये सीज़ फायर की बात हुई है उसके बाद से अब तक का सबसे बड़ा अटैक था। सिविलियन एरियाज को अटैक किए गए, ब्रिजेस को जहाँ से सिविलियंस जाते हैं उसको भी अटैक किया गया, और वो जो ब्रिजेस अटैक किए गए उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो ब्रिज चाइना और रशिया से जो सप्लाईज आती हैं उसके लिए यूज़ होता है। और ये बेसिकली एक उनकी, ऐसा लग रहा है कि उनकी वॉर की स्ट्रैटेजी है कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से हिट करो कि वो लड़ाई ना लड़ पाएँ। रशिया ने ये बोला है कि जो नेटो कंट्रीज़ हैं, ब्रिटेन, जर्मनी, वो सीक्रेटली इस लड़ाई में अमेरिका को हेल्प कर रही हैं और बेसिकली कह रहे हैं कि आप लड़ाई करो, हम आपके साथ हैं। ध्यान रहे कि अभी रिसेंटली ट्रंप नेटो मीटिंग से होकर आए हैं, तो कुछ ना कुछ इसमें दम लगता है और ये बेसिकली एक फ्रेश एस्केलेशन का माहौल बनता हुआ हमें दिख रहा है। ये तो जो चीज़ें हैं ये ऑलरेडी प्राइस्ड इन हैं, ये फ्राइडे तक हमने देखा, लेकिन उसके बाद भी फर्दर एस्केलेशंस हुए, नए डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो क्या नए डेवलपमेंट्स हैं, आइए इसको समझते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि ट्रंप ने बोल दिया है कि सीज़ फायर इज़ डेड, एमओयू इज़ डेड, और जो ईरान को जो ऑयल सेल करने का लाइसेंस दिया था वो भी ख़त्म, यानी कि डायरेक्ट जो भी ईरान ऑयल बेच रहा था वो भी अब मार्केट से गायब हो जाएगा, तो सीधा इसका ऑयल प्राइसेस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा कि इस अटैक में अमेरिका ने ऑयल फील्ड्स को टारगेट किया है। वंस अगेन ये ऑयल मार्केट के लिए, ऑयल प्राइसेस के लिए सही नहीं है और इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तीसरा, आईआरसीसी ने कहा है कि हॉर्मूज इज़ नाउ क्लोज्ड। ये मैं आपको आज रात उन्होंने अनाउंस किया कि हॉर्मूज इज़ क्लोज्ड। अब इसको अगर हेडलाइन देखेंगे तो थोड़ा ये पैनिक की बात लगती है कि भाई ज़ीरो ट्रैफिक, तो ऐसा नहीं है। हॉर्मूज इज़ क्लोज का मतलब है कि जो भी शिप वहाँ से जाएगा हम अलाउ करेंगे तभी जाएगा। अब इसका डायरेक्ट ऑयल सप्लाई पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अगर पोर्ट वॉच का डेटा देखें सो प्री वॉर डेली 120 वेसल्स वहाँ से गुजरते थे, जब उसके बाद से ज़ीरो हो गए ऑलमोस्ट।
और फिर जब सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ तो 15-20 टैंकर्स वहाँ से गुजरने लगे। और अब जो है जब से ये MOU साइन हुआ है तब से 30 से 40 वेजल्स वहाँ से गुजर रहे हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि बेशक बीच बीच में खटपट हो रही है, लेकिन ऑयल प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टैंकर्स की सप्लाई बढ़ी है। अब ये जो अनाउंसमेंट हुआ है कि हॉर्मुज इज़ क्लोज्ड और वहाँ पर ये जो तनातनी हुई है, अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये मंडे को पता चलेगा, कितने वेसल्स वहाँ से गुजर रहे हैं। मोटा मोटा अगर ऑफिशियल स्टैंड ईरान का देखें तो हम ये वापस 15-20 वेसल्स पर चले जाएंगे, और जो भी ईरान की परमिशन से शिप वेसल्स वहाँ से जाएंगे वही जा पाएंगे। सो वंस अगेन ये ऑयल मार्केट के लिए सही नहीं है, ये मार्केट में प्राइस इन नहीं है, इसका रिएक्शन मंडे को देखना पड़ेगा। अब जो एक नया बड़ा एस्केलेशन और नया बड़ा एंगल आया है वो क्या है? वो ये है कि अब बदले की बात हो रही है, ब्लड फॉर ब्लड। तो ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। आपने देखा होगा कि इतने टाइम से वो दिख भी नहीं रहे हैं, कहीं पर पब्लिकली अपीयर भी नहीं हो रहे हैं और कोई स्टेटमेंट भी नहीं दे रहे हैं। फर्स्ट टाइम उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। और क्या उन्होंने कहा है मैं आपको रीड करके बताता हूँ। आवर नेशन सीक्स टू टेक रिवेंज फॉर द ब्लड, वी प्लेज टू एवेंज योर प्योर ब्लड बाई टेकिंग रिवेंज अगेंस्ट द क्रिमिनल डिस्ग्रेसफुल मर्डरर। कहीं से भी आपको लग रहा है कि ये MOU सक्सेसफुल हो पाएगा, ये डील हो पाएगी? ध्यान रहे कि ये उनके लिए पर्सनल है। उनके पिताजी को मार दिया गया, उनके बच्चों को मार दिया गया, साथ में स्कूल में बॉम्बिंग हुई, छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, और इसको लेकर ईरानियन पब्लिक में गुस्सा भी है। फ्यूनरल में उस गुस्से को उन्होंने इजहार किया है कि दे वांट रिवेंज। सो ये एक नया एंगल आया है जो ऑयल मार्केट के लिए और इकॉनमी के लिए और मार्केट के लिए सही नहीं है। और ऑब्वियसली इसका रिस्पॉन्स आना था ट्रंप की तरफ से भी। तो ट्रंप ने भी कहा है 1000 मिसाइल्स आर लॉक्ड एंड लोडेड एंड एम्ड एट ईरान, जस्ट लिटरली बॉम्ब देम एट लेवल्स दैट दे हैव नेवर सीन बिफोर। USA में ये कहा गया है कि ऐसी कोई खबर नहीं है कि ट्रंप को मारने का कोई प्लॉट चल रहा है। उन्होंने इसको डिनाई किया है। कई लोगों ने कहा है कि ये इजराइल की फैलाई हुई एक र्यूमर भी हो सकती है ताकि लड़ाई लड़ी जा सके। तो वो स्पेसिफिकली इसको डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा कोई प्लॉट है ट्रंप को असैसिनेट करने का। लेकिन जो सुप्रीम लीडर की अगर कमेंट है उसे आप देखें, सो ही इज़ नॉट सेइंग कि हमें असैसिनेट करना है, वो कह रहे हैं कि हमें रिवेंज लेना है। सो ये मेजर एस्केलेशन है और इसका इम्पैक्ट हमें मंडे को जब मार्केट खुलेंगे तब पता चलेगा। एक और चीज़ अगर देखें जो नया डेवलपमेंट हुआ है वो ये है कि 2 वॉरशिप्स, USA के बड़े वॉरशिप्स अब्राहम लिंकन और HW बुश, ये वापस से ओमान, गल्फ ऑफ ओमान की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। तो ये मेजर बड़े बड़े शिप्स हैं। तो टोटल 20 वॉरशिप्स उस एरिया में प्रेजेंट रहेंगे। अब इसका क्या मतलब है, क्यों किया जा रहा है ऐसा? तो इसकी 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला, वो दोबारा से ब्लॉकेड लगाने जा रहे हैं, जैसा कि पहले हुआ था। ईरान ने हॉर्मुज पर कंट्रोल रखा तो इन्होंने उसके बाहर एक ब्लॉकेड लगा दिया, उसी में हमारी इंडिया की एक शिप पर भी अटैक कर दिया। सो या तो पहला ऑप्शन है कि वो वापस से ब्लॉकेड लगाएंगे, तो ये भी ऑयल मार्केट के लिए नेगेटिव है, मार्केट के लिए नेगेटिव है। दूसरा कि वहाँ से वो कमर्शियल शिप्स को एस्कॉर्ट करेंगे कि ठीक है, आप जाओ, हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अब अगर ये होगा तो ये भी एस्केलेशन है। तो ईरान क्या इसे करने देगा? तो ईरान भी मारेगा, ईरान मारेगा तो अमेरिका मारेगा, तो ये भी एस्केलेट करेगा। और तीसरा जो है वो लेके जा रहे हैं कि अब दोबारा से और फ्रेश अटैक्स वहाँ पे करने हैं, तो ये भी एस्केलेशन क्रिएट करेगा। तो ये जो 2 बड़े वॉरशिप्स आ रहे हैं, ये क्लियर कट साइन है कि यहाँ पर एस्केलेशन होना ही होना है। अच्छी चीज़ ये है कि डिप्लोमेसी का ट्रैक साइड बाय साइड चल रहा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ओमान में है। सो बातचीत होनी चाहिए, कितनी भी लड़ाई हो, कितना भी झगड़ा हो, लेकिन बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला 2 हेड ऑफ स्टेट का नहीं है, वो तो सिक्योरिटी में रह रहे हैं। मामला 2 देश के पब्लिक का है जो सफ़र कर रही है और पूरी दुनिया सफ़र कर रही है। सो ये जब जो भी हम अपडेट्स देख रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट है मार्केट पर, और इसके बाद हम मार्केट के डेटा के बारे में बात करेंगे। सो पहली चीज़ तो ये है कि बेशक साइन वाइन कर लो, मीटिंग कर लो, भाई देखो ब्रेक थ्रू तो होने वाला है नहीं। 2 जो सबसे बड़ी
जो अड़चन है वही रिजॉल्व नहीं किया तो बाकी के बारे में बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। हॉर्मोज और न्यूक्लियर वो दोनों मामला अटका हुआ है, उसमें कोई टस से मस नहीं हो रहा है। ओके, और दूसरी चीज़ तो हमें समझने वाली है कि किसी भी दिन कोई भी बड़ा एस्केलेशन हो जाएगा, मार्केट 500 1000 पॉइंट गिर जाएगा, जैसा कि हमने देखा। सो ये जो डेली 30 पॉइंट 40 पॉइंट 50 पॉइंट मार्केट चल रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। वन न्यूज़ 500 पॉइंट डाउन। ओके, सो इसलिए खबर सुन के मैं बार बार कहता हूं कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। और तीसरी चीज़, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका बेसिकली एक मौका ढूंढ रहा है, कहीं से एक मौका मुझे मिल जाए, एक जो है लूप होल मिल जाए और मैं ईरान को तबाह कर दूँ। कुछ ये जो माइक टाइसन की बॉक्सिंग स्ट्रेटजी होती थी कि तुम मुझे मारते रहो मारते रहो मारते रहो, मैं एक ही मारूंगा और तुम्हें गिरा दूंगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। सो एज एन इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, हमें तैयार रहना चाहिए मार्केट में वोलेटिलिटी के लिए। ये सब कुछ न्यूज़ ड्रिवन होगा, मार्केट ऊपर नीचे जाएगा, किसी भी रैली को थोड़ा शक से हमें देखना है, किसी भी फॉल को भी हमें देखना है कि कल कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, रिकवर हो जाएगा। तो ये काफ़ी ट्रिकी और टफ मार्केट है, खास करके शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। इन्वेस्टर्स के लिए कोई इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है। फोकस ऑन ग्रोथ, फोकस ऑन वैल्यूएशंस। तो ये न्यूज़ देखकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हमें नहीं करनी है, हमें वैल्यूएशंस देखकर और फंडामेंटल्स को देखकर करनी है। यही मेरी सलाह है। बाकी मार्केट्स मंडे को खुलेंगे, देखते हैं कैसे होते हैं। अगर हम मार्केट का डेटा देखें तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, और यहाँ से हमें क्लूज़ मिलेंगे, क्योंकि ये क्रूशियल वीक था, सब कुछ स्मूथ चल रहा था फ्राइडे तक। सो ये हमें मार्केट डेटा क्या बता रहा है। सो अगर हम वीक ऑन वीक कंपैरिजन करें, फ्राइडे से लास्ट फ्राइडे अगर हम उस हफ्ते का कंपैरिजन करें तो क्या देखने को मिलता है। पहली बात तो ये कि निफ्टी नेगेटिव क्लोज, काफ़ी टाइम से वीक ऑन वीक हमें वो गेन दे रहा था, फ्लैटिश हुई है, 70 पॉइंट्स डाउन वीक ऑन वीक निफ्टी हुआ है। विक्स में जंप देखने को मिला है, तो 11.8 से 12.25% देखने को मिला। तो एक बार फिर सिस्टम में फेयर आता हुआ दिख रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप में रैली देखने को मिली है, 1 से 1.5% स्टॉक्स अप रहे हैं। और जो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है वो क्या है, रियल्टी। रियल्टी में 5% का गेन देखने को मिला है। ये क्यों देखने को मिला है, उसका एक बड़ी वजह है कि एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो इंडिया के टॉप 10 हाउसिंग मार्केट्स हैं, बड़े बड़े जो शहर हैं, उसमें 19% का ग्रोथ देखने को मिला है, फ्लैट्स ज़्यादा बिके हैं। अगर हम अप्रैल जून के क्वार्टर से को ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो अप्रैल जून जो 3 महीने का रिजल्ट आया है उसमें 19% घर ज़्यादा बिके हैं, और फ्रेश सप्लाई भी 43% बढ़ी है। अगर आप इस डेटा को देखकर खुश हो रहे हैं तो थोड़ा कम खुश हमें होना चाहिए, क्योंकि इस डेटा में एक छुपी हुई चीज़ भी है, और वो ये है कि जो छोटे अमाउंट के घर हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग 50, 60, 70 लाख के, उसमें डिप आया है। और जो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ के घर हैं उसमें राइज आया है। ये क्या बता रहा है आपको कि जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं उनकी इनकम कम हुई है और उनकी ज़्यादा हुई है। और वो घर क्यों खरीदते हैं, वो इन्वेस्टिंग के लिए खरीदते हैं। एक घर खरीदा बेचा, फिर दूसरा खरीदा फिर बेचा, वो इन्वेस्टर मार्केट बनता जा रहा है, यानी कि वहाँ पर भी बबल आता जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल के लिए डेटा ये बता रहा है कि कम से कम जो हाई एंड के फ्लैट्स हैं उस पर डिमांड बनी हुई है। तो रियल्टी को अगर आप छोड़ दें, सो किसी भी सेक्टर में कुछ खास हमें देखने को नहीं मिला है। ओके, और यहाँ पे अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें कि पिछले हफ्ते मार्केट को में तेज़ी क्यों देखने को मिली, तो वहाँ पे अगर आप देखें तो कौन से स्टॉक चले, तो SBI लाइफ चला 4%, बजाज ऑटो चला करीब 4%, इसके बाद टेकएम, ONGC, HDFC, इटर्नल, टाइटन, ये भी 3-3% चले, और HCL और
कुछ आईटी के स्टॉक्स भी 2% करीब चले। सो मोटा मोटा अगर आप देखें 8-10 स्टॉक ही चले, ज़्यादातर निफ्टी के स्टॉक्स डाउन में रहे। 19 स्टॉक्स अप रहे, 31 स्टॉक्स डाउन रहे अगर हम इसके वीकली लेवल पर देखें। सो एक थकता हुआ मार्केट हमें यहाँ पे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आपके मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ज़्यादातर स्टॉक्स गिरे हफ्ते में, ज़्यादातर सेक्टर्स गिरे और हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स चले। तो अगर हम कैश मार्केट में देखें तो वहाँ पर कोई हमें मेजर फोर्स नहीं दिख रहा है जो मार्केट को न्यू हाइस पर ले जाएगा। हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स बेशक चल रहे हैं और वही मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर डेरिवेटिव्स का डेटा देखें, वहाँ क्या देखने को मिल रहा है, तो पहली बात तो ये कि FIIs की बाइंग आई है और FIIs की बाइंग मैंने आपके साथ शेयर भी किया कि वो बेसिकली उनकी जो स्ट्रैटेजी चल रही है बाय कैश एंड सेल फ्यूचर्स। तो वहाँ पर पिछले 4-5 हफ्तों में उनकी बड़ी बाइंग की फिगर आई है। बड़ी तो मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ 4600 करोड़ की उनकी बाइंग की फिगर आई है। लेकिन आप देखिए वीक ऑन वीक उनकी कैश मार्केट में बाइंग बढ़ी, लेकिन इंडेक्स शॉर्ट्स में भी उनकी पोजीशन बढ़ी। पिछले हफ्ते उनकी जो शॉर्ट्स थी 2.51 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स वो शॉर्ट करके रखे थे, जो कि बढ़ के 2.55 हो गई। ओके, एक और चीज़ जो नोट करने वाली है कि निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो है वो तो बढ़ा अगर हम वीक ऑन वीक देखें, बैंक निफ्टी का उतना नहीं बढ़ा। तो निफ्टी का PCR 1.25 है, बैंक निफ्टी का 0.99 है। ये भी थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी पोजीशन हमें देखने को मिल रही है। सो मोटा मोटा इस वक्त जो सेक्टर चल रहे हैं वो कौन से हैं? रियल्टी और आईटी। और आईटी तो अब रिजल्ट्स आएंगे। TCS के एवरेज मैं कहूँगा कि बहुत शानदार भी नहीं था, बस ये था कि एक रिलीफ वाला रिजल्ट था। अब HCL और ये सब टेकम और इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं तो वो टोन को सेट करेंगे। और 18 जुलाई को एक बड़ा दिन होगा हमारे मार्केट के लिए। उस दिन 3 बैंक के रिजल्ट आने वाले हैं, ICICI, HDFC, कोटक। अब इन्होंने सैटरडे के दिन ही तीनों बैंक ने क्यों डिसाइड किया, ये भी एक सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर ये उम्मीद लगा रहे होते कि रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे तो किसी मार्केट वाले डे में करते। सो तीनों ने वही दिन चुना है, यानी कि 19 मतलब उसके बाद जो मंडे आएगा 20 तारीख को, उस दिन मार्केट में रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो अगर आप शॉर्ट टर्म की पोजीशंस बना रहे हैं, ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, एक्सपायरी की पोजीशंस बना रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के बनाइए। एक तो ये आईटी वाले रिज़ल्ट आने वाले हैं और ये 3 बैंकों के रिज़ल्ट्स आने वाले हैं। अब क्या आएगा नहीं पता है। आप इनके स्टॉक प्राइजेस को थोड़ा वॉच करिए, इस हफ्ते किस तरीके के क्लूज़ वो दे रहे हैं। लेकिन ये हफ्ता बहुत धमाकेदार होने वाला है और फिर मंथ एंड में फेड की पॉलिसी आनी है, वो भी एक बड़ा वहाँ पर हमें खेला देखने को मिल सकता है। अब अगर मार्केट का मैं डेटा देखूं तो मैंने फ्राइडे के वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि निफ्टी का पुट कॉल रेशियो तो अच्छा बढ़ा है, लेकिन जब मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स का पुट कॉल रेशियो देख रहा हूं जो निफ्टी के कंपोनेंट्स हैं, वहाँ पर वो फ्लैटिश है। तो ये गेम क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो निफ्टी के कंपोनेंट्स को भी ऊपर जाना पड़ेगा ना। उसके जो टॉप वेटेड ऑप्शंस हैं, उसके जो टॉप वेटेड स्टॉक्स हैं, उसको ऊपर जाना पड़ेगा, तभी निफ्टी ऊपर जाएगा। सो एक कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिल रहा है कि निफ्टी का पुट कॉल रेशियो हाई है, बट जो इंडिविजुअल उनके कंपोनेंट के हैं वहाँ पर वो फ्लैट है। दूसरी तरफ मैंने आपको दिखाया कि मेजॉरिटी स्टॉक्स डाउन रहे, कम अप रहे, कम सेक्टर्स अप रहे। सो इसको मैं समराइज़ करूँ तो मार्केट ऐसा दिख रहा है कि उसको खींचा जा रहा है। और ये चीज़ अगर आप डेली चार्ट्स में MACD में जाके देखेंगे, वो डाइवर्जेंस भी आपको देखने को मिल रहा है। सो ये मार्केट जो है ना, ये इस वक्त यही एक रिस्क बनता जा रहा है कि बेशक ठीक है वो धीरे धीरे चढ़ाएगा, लेकिन एक ही दिन बड़ा गिराएगा। वैसे भी ये जो डेवलपमेंट हुई हैं ईरान और US को लेकर, वो मार्केट के लिए काफ़ी बड़ी हैं और मुझे लगता है मंडे के दिन इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। अनटिल अनलेस आज रात कुछ
पॉजिटिव ईरान की तरफ से बोल दिया जाए या अमेरिका की तरफ से बोल दिया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अब हालात इस डायरेक्शन पे जा रहे हैं कि लोग भी अब इन चीज़ों पर यकीन नहीं कर रहे हैं और मार्केट का डेटा ऑलरेडी हमें बता रहा है कि सिचुएशन सही नहीं है। इसलिए बहुत सावधानी के साथ मार्केट में चलिए और टाइट स्टॉप लॉसेस रखिए। इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो पूरे तरीके से फंडामेंटल्स और वैल्यूएशंस पर करिए। सो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम।